चलो जी। शुरू करें। लास्ट लेक्चर में जब हम छोड़ के गए थे तो ये बात हमने करी थी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की हमने पहले रूट का टीएस पढ़ा था, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कहा कि रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस पर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए रूट हेयर होते हैं, हाँ या ना। और फिर पानी वहां से एब्जॉर्ब होकर पहले कॉर्टेक्स में एंटर करता है, कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से प्रोटोजलम, मेटाजलम और रेडियल पार्ट ऑफ प्लांट्स में आता है। और एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं इनमें पाई जाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सुबेरियन स्ट्रिप्स, जो कि परमेबिलिटी को क्या कर देती हैं, कम, हाँ या ना। इसलिए हमने फिर आगे ये बताया कि भाई जब हम एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल की तरफ चलते हैं तो वाटर का जो मूवमेंट है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों टाइप का हमने पढ़ा था। अगर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से पानी निकल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, और अगर मेम्ब्रेन से या सेल के अंदर से पानी जा रहा है तो हम उसको सिम्प्लास्ट मूवमेंट के नाम से हमने पढ़ा था। इसको याद है आपको ये बात। फिर हमने कहा कि एंडोडर्मिस में आकर आपको प्योरली श्योरली होना ही पड़ेगा कैसा, सिम्प्लास्ट, मजबूरी है आपकी कि आपको वहां सिम्प्लास्ट होना ही पड़ेगा, सही है बात या नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा कि जब जाइलम में आते हैं तो हम प्योरली वाटर का मूवमेंट जो पढ़ते हैं वो कैसा पढ़ते हैं, एपोप्लास्ट। फिर हमने कहा कि जब प्लांट्स में हम फूड के वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ कुछ फोर्सेज हैं जो काम करते हैं, जिनमें पहला फोर्स हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन पुल। और पुल जब पानी को ऊपर खींचता है तो उसमें एडेशन और कोहेशन दो फोर्स हमने साथ में और पढ़े, सही है बात या नहीं, यस और नो। जब हम कोहेशन और एडेशन फोर्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि कोहेशन और एडेशन पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। कोहेशन का मतलब होता है वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, एडेशन का मतलब होता है वाटर और जाइलम की वॉल के बीच में लगने वाला फोर्स, सही है बात या नहीं। और कोहेशन और एडेशन दोनों ही पुलिंग फोर्स को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। इसलिए जाइलम कॉलम के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, खिंचाव पैदा होता है जिससे कि पानी ऊपर की तरफ खींचा जाता है। इसका मतलब पुलिंग फोर्स की अमाउंट कोहेशन और एडेशन दोनों से ही ज्यादा होती है, यस और नो। फिर इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़े तो हमने ये भी कहा कि भाई एक जाइलम की खुद की प्रॉपर्टी है जिसको हम कैपिलरिटी कहते हैं, जो कि पानी को ऊपर ले जाने में हमें हेल्प करती है, याद है या नहीं है। यहां तक हमने लास्ट खत्म किया था इस टॉपिक को इस डायग्राम के साथ। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब आपको यह समझना है कि जैसे हमने रूट का टीएस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टीएस ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर हमने एपिडर्मिस को पढ़ा, सबसे बाहर किसको पढ़ा, एपिडर्मिस को। कि जैसे मैं टीएस ऑफ रूट बनाऊं तो ये एक डायग्राम हमने बनाया, इसमें हमने कहा कि भाई बाहर की तरफ एपिडर्मिस और एपिडर्मिस पर रूट हेयर्स होते हैं, सही है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम रूट हेयर और इस स्ट्रक्चर का नाम एपिडर्मिस, सही है। और ये जो बीच में जो रीजन था इसको हमने कॉर्टेक्स बोला है। और हमने कहा कि जो कॉर्टेक्स है वहां की सेल्स जो होती हैं वो पैरेनकाइमेटस होती हैं, और सेल्स के पैरेनकाइमेटस होने का मतलब है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस, पैरेनकाइमेटस होने का मतलब है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होते हैं, सही है बात या नहीं, यस और नो। तो जब हम इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात करते हैं तो इस टिश्यू को हमने पैरेनकाइमा टिश्यू बोला और कॉर्टेक्स कहा, सही है। फिर हमने इसके अंदर की तरफ लास्ट लेयर इसकी जो पड़ी थी वो एंडोडर्मिस पड़ी थी। तो ये वाला जो रीजन है इस रीजन का नाम क्या है, कॉर्टेक्स। ये अंदर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ हमने जाइलम बताया, जाइलम हमने कहा प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम। इसको हमने एक्सार्क कंडीशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्सार्क कंडीशन बताया था इसको हमने, सही है बात या नहीं। अब हमने कहा है कि भाई जो वाटर है वो लगातार अंदर एंटर करता है, यहां से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अगर पानी सेल्स के थ्रू जाइलम तक पहुंचता है तो सिम्प्लास्ट, और अगर इंटरसेलुलर स्पेस से पहुंचता है तो एपोप्लास्ट, पढ़ा था ऐसा हमने। ये हम तब कह रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। ट्रांसपिरेशन के वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना आप लॉस करेंगे ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का,
उतना ही वाटर रूट से क्या होता जाएगा, एब्जॉर्ब, हाँ या ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, यस और नो। वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, सही है बात या नहीं। अब आप बताइए कि यहां जो पानी अंदर जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से, कि ऊपर पानी की डिमांड बनी हुई है, इसलिए पानी कंटिन्यू अंदर एंटर करता है और ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, यस और नो। और पानी को यहां ऊपर खींचने में जो हेल्प कर रहा है वो ट्रांसपिरेशन पुल है, यस और नो। लेकिन आप सोचो अगर ऊपर ट्रांसपिरेशन होना हो जाए बंद, अब आप बताइए कि यहां ट्रांसपिरेशन या तो नहीं हो रहा, या बताइए कि ट्रांसपिरेशन निग्लिजिबल है। या तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा और या फिर बताइए कि ट्रांसपिरेशन नेग्लिजिबल है, तो क्या वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। तो आप बताइए हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन कैसे होगा, बताइए कि जो रूट की सेल्स होती हैं, रूट की जो, वो कंटिन्यू सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्प्शन करती हैं, मिनरल्स का क्या करती हैं। और बताइए मिनरल एब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जो सेल होती है ना, प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहती है, और वैक्यूल में बोलो मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉइल। सॉइल की कंपेयर में सेल की वैक्यूल में मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या है, मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या है। तो मिनरल कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आप बताओगे कि बाहर सॉइल में मिनरल क्या रहे और सेल के अंदर मिनरल्स क्या रहे, मिनरल्स इन रूट सेल्स कैसे रहेंगे। तो बताओ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन मेनली अगेंस्ट द ग्रेडियंट है या अकॉर्डिंग, अगेंस्ट है, तो बताओ मेनली इनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है, मेनली इनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा रहता है, कैसा रहता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। अब आप बताइए कि अगर मिनरल्स एक्टिवली हो रहे हैं एब्जॉर्ब, मिनरल्स, तो अंदर ओपी और डीपीडी की अमाउंट, और पानी बाहर से पैसिवली एब्जॉर्ब होगा। तो आप बताइए ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स, सही है बात या नहीं। वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव है, ड्यू टू मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्टिव। ये तब है जब क्या ना हो रहा हो। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो फिर आप बताओ कि वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ट्रांसपिरेशन, तो फिर मिनरल्स की वजह से वाटर का क्या हो रहा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, हाँ या ना। इसका मतलब जब पानी ट्रांसपिरेशन की वजह से एब्जॉर्ब होता है तब भी एनर्जी नहीं लगती, और जब ये मिनरल्स की वजह से एब्जॉर्ब होता है तब भी एनर्जी। तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा, मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एक्टिव, सही है बात या नहीं, हाँ या ना। तो फिर वाटर कैसा आ रहा है, पैसिव, सही है बात या नहीं, यस और नो। बिल्कुल। अब आप एक बात और याद रखिए, जब एरियल पार्ट में हो रहा होता है क्या, तो वाटर लॉस की वजह से कंटिन्यू पानी जाइलम तक पहुंचता है और जाइलम से ऊपर। बोलो रूट की सेल्स के पास पानी रुकता नहीं है, बढ़ता रहता है आगे कि भाई चलो। क्यों, क्योंकि डिमांड डेवलप हो रही है लगातार जाइलम के अंदर, क्योंकि जाइलम में ऊपर पानी भेजना है हमें, क्योंकि ऊपर वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब रूट की सेल्स को टर्जिड होने का मौका। लेकिन आप सोचिए अगर एरियल पार्ट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा या बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, हाँ या ना, कि या तो ट्रांसपिरेशन है नहीं, अगर है तो नेग्लिजिबल है, या तो ट्रांसपिरेशन, और अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोलो पानी कंटिन्यू क्या होता रहेगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा। कैसा होता रहेगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा। और जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं, कौन सी, इनको टर्जिड होने का मौका मिलेगा, हाँ या ना। जब ये सेल्स कैसी हो जाएंगी, तो ये डेवलप करेंगी बोलो टर्गर प्रेशर को, हाँ या ना। और बताइए रूट सेल्स जो टर्गर प्रेशर डेवलप करती हैं उसी को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बताओ रूट प्रेशर कब डेवलप होता है, जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है या ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता,
रूट प्रेशर कब डेवलप होता है? जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता है या जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है? हाँ, क्योंकि अगर हो रहा है ट्रांसपिरेशन फिर तो इन सेल्स को फुल्ली टर्जिड होने का मौका, पानी आएगा जाइलम में जाएगा, ऊपर खींच लिया जाएगा, पुलिंग फोर्स डेवलप हुआ है। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा या नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब पुलिंग फोर्स तो बहुत कम है, तो पानी ऊपर उतना ऊपर नहीं खींचा जा रहा जितना कि प्लांट के अंदर आ रहा है, उतना ऊपर नहीं खींचा जा रहा जितना कि पानी अंदर आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? इससे क्या है कि रूट की सेल्स को क्या मौका मिलता है, और यही टर्जर प्रेशर क्या कहलाएगा? यही टर्जर प्रेशर क्या कहलाएगा? रूट प्रेशर कहलाएगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से बढ़े आगे। रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है, बोलो ऐसे, और इसे पुशिंग फोर्स कहते हैं हम। कब लगेगा? तो इसका मतलब अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा तो यहां डेवलप हो गया कौन सा प्रेशर? कौन सा प्रेशर? कैसा प्रेशर है? और इसे हम कंसीडर करेंगे पुश। पानी अंदर एंटर कर रहे, पानी अंदर एंटर कर रहे, सेल टर्जिड होगी, जो पानी जाइलम में होगा उस पर लगेगा पुश, वो ऊपर चढ़ेगा। पानी और अंदर आएगा, टर्गर प्रेशर लगेगा, पुश, तो धीरे धीरे पुशिंग से पानी जाइलम में ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। तो रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जा रहा है। हाँ या ना? यस और नो? अब एक बात सोच के देखो, ऐसे बताओ कि जैसे रात को मान लो 8 बजे के आसपास इवनिंग में स्टोमेटा प्लांट के हो गए बंद, स्टोमेटा क्या हो गए? स्टोमेटा क्या हो गए? और ट्रांसपिरेशन हो गया नेग्लिजिबल। स्टोमेटा क्या हो गए? ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? नेग्लिजिबल। सही है बात या नहीं? जब ऐसा हुआ, जब कि ऊपर ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? तो आप बताइए, वाटर तो लगातार एब्जॉर्ब होता ही जा रहा है, हाँ या ना? तो आप बताओ, जैसे 8 बजे हमने ट्रांसमिशन बंद करवाया प्लांट में, तो रात को 12-1 बजे तक प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो टर्जिड हो जाती हैं और डेवलप करती हैं रूट प्रेशर। अब बताओ धीरे धीरे इसमें पानी का क्या होने लगा? पुशिंग फोर्स से पानी धीरे धीरे कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? जब पुशिंग फोर्स से धीरे धीरे पानी कहां पहुंच रहा है? तो अब लीफ के पास पानी पहुंचा। तो बताइए, लीव्स की सेल्स भी अब अपनी डिमांड पूरी कर लेंगी, क्योंकि वहां से पानी का लॉस तो, लेकिन उनके पास जो डिमांड है वो डिमांड उनकी क्या हो गई? अब आप सोचो कि सुबह 3-1 बजे तक, 3-3:30-4 बजे तक लीफ की सेल भी टर्जिड हो गई। अब लीफ को भी डिमांड नहीं रही, हाँ या ना? लेकिन अभी भी ट्रांसपिरेशन होना शुरू, क्योंकि स्टोमेटा अभी भी बंद है, हाँ या ना? ट्रांसपिरेशन होना अभी तक शुरू, क्योंकि स्टोमेटा अभी भी, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन तो कंटिन्यू चल ही रहा है, रूट प्रेशर तो कंटिन्यू लग ही रहा है, हाँ या ना? तो फिर आप बताइए कि यहां से पुशिंग फोर्स से पानी जाइलम की इस वेन के जाइलम में मूव कर रहा है। अब जब ये यहां आएगा वेन के जाइलम में, तो लीफ की सेल से बोलेगा कि भाई पानी ले लो, तो लीफ की सेल्स कहती हैं हमें पानी की डिमांड, लेकिन पीछे से क्या लग रहा है? उस पुशिंग फोर्स की वजह से आप बताओ, वेन्स के जो ओपन एंड है, यहां से पानी बोलो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? और वेन्स के ओपन एंड से जब पानी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलता है, तो इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। और गटेशन में वाटर लॉस जो हो रहा है ना बच्चे, वो वाटर लॉस इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि बोलो कंप्लीट जाइलम सैप बाहर आएगा, कंप्लीट जाइलम सैप बाहर, मतलब जाइलम में जो कुछ भी था, बोलो पानी, मिनरल, पीजीआर, अदर कंपाउंड्स, जो कुछ भी जाइलम में था वो सब लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल रहा है ओपन एंड ऑफ वेन से। और निकला किसकी वजह से है? रूट प्रेशर की वजह से। लेकिन क्या रूट प्रेशर लगते ही गटेशन शुरू हो जाता है? नहीं, पहले प्लांट को टर्जिड होने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद गटेशन शुरू होता है। इसलिए मैंने रात को 8 बजे के आसपास ट्रांसपिरेशन बंद करवा दिया था प्लांट में, लेकिन गटेशन में अर्ली मॉर्निंग करवा रहा हूं बिफोर सनराइज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो पूरी रात में क्या हुआ बोलो, रूट, लीफ, स्टेम, सभी सेल्स को क्या होना पड़ा? और जब ये सारी सेल्स टर्जिड हुई, सेल्स में वाटर डिमांड 0 हुआ, तो शुरू हुआ क्या? गटेशन।
आप बताइए कि भाई ट्रांसपिरेशन में भी क्या होता है, लेकिन ये प्योर वाटर ही होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां प्योर वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है, मिनरल्स का वेपर्स नहीं निकल रहा। ऐसे बताओ आप, मिनरल से वेपर नहीं निकल रहा। वेपर्स कहां से आ रहे हैं, मतलब स्टोमेटा से जो वेपर्स रिलीज हो रहे हैं वो, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ आई है बात, या सब ऊपर से गया है? हाँ, आपके लिए फैन लग गए ना इधर, मेरे लिए तो लगना ही था। मैंने इधर 3 बोले थे ना, चलो कोई नहीं, फिर भी ठीक है, तो टोटल 3 लगा लिए। ये भी ठीक है। वहां वो कॉर्नर वाले बच्चों को हवा नहीं आती थी, बच्चे उधर दुखी रहते थे बेचारे, है ना? है बेटा, साउंड ज्यादा आती है? अच्छा। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी बच्चे, उनको बताना पड़ेगा ना उस हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है आपको बात? गटेशन समझ में आया? एक बात और समझना, बोलो, गटेशन छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में ही होता है। जैसे कि ग्रास, ग्रास एक नॉन वुडी प्लांट है, इसलिए ग्रास सॉफ्ट होती है। आप उसे कुशन की तरह यूज करते हैं पार्क में, कि आप यहाँ ग्रास ज्यादा है तो आप कहते हैं यहाँ सॉफ्टनेस ज्यादा है, क्योंकि वो नॉन वुडी प्लांट है, वुडी नहीं है, इसको ऐसे समझना है आपको। तो छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में गटेशन होता है। जैसे आपको बताऊं, बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं या वुडी प्लांट्स हैं, सर्दियों का टाइम है, अगर आप उन प्लांट से टच करते हैं अर्ली मॉर्निंग तो आप गीले हो जाते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट पर फोग होती है, ओस का पानी होता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में अगर आप बड़े पेड़ों वुडी प्लांट्स के साथ अगर आप टच होते हैं तो आप गीले, क्योंकि फोग है नहीं। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग ग्रास पे चलते हैं तो आपके पैर गीले हो जाते हैं। तो वो तो फोग तो है ही नहीं बच्चे ग्रास पे, लेकिन फिर भी पैर गीले हो रहे हैं, क्योंकि ग्रास से क्या हुआ है, गटेशन हुआ है अर्ली मॉर्निंग नाइट में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? सनराइज से पहले, और वो पानी जो बाहर निकल रहा है वही पानी हमारे पैरों से टच करता है। सही है बात या नहीं? तो इसका मतलब ग्रास पे गटेशन हो रहा है, ग्रास की लीव से गटेशन हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में गटेशन होता है, बड़े प्लांट्स में गटेशन नहीं होता। रीजन बताता हूं। आप बताइए, गटेशन होने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, जिसको हम पुश मानते हैं या पुल? एक एग्जांपल लेते हैं। आप बताइए कि हाइट तक जाने के लिए, वर्टिकली अगर आपको हाइट तक जाना है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना है, तो आपके लिए पुलिंग फोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पुश। दोनों में से ज्यादा अगर ज्यादा हम बताएं कि एप्लीकेबल कौन है, तो हम बताते हैं पुलिंग ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू। कैसे अच्छा है आप बताओ? जैसे मान लो एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल होती है ना, उस बॉल को आप वर्टिकली ऐसे ऊपर फेंको पूरा जोर लगा के, कितनी हाइट तक फेंक दोगे? बहुत, एक नंबर बताओ, कितना? 20 मीटर? 100 मीटर? ये अपने रूम की जो हाइट है ना बच्चे, ये 10 से 11 फुट होती है। सही है? अब रूट के जो रूम की छत की हाइट है, ये हमारे अंदर ऐसे वर्टिकली, ये 10 से 11 फुट है। आपको अगर मैं 5 मंजिल बिल्डिंग है और उसके टॉप पे कहूं कि बॉल फेंकनी है, तो जोर आ जाएगा आपको 50 फीट तक जाने में। मीटर तो और भी बड़ा है। अभी आप 5वें 6ठे फ्लोर पे हैं और मैं ग्राउंड फ्लोर से बोल रहा हूं कि आप इस बिल्डिंग के टॉप पर बॉल को फेंक दीजिए, हालत खराब हो जाती है वर्टिकली फेंकने में, क्योंकि पुशिंग फोर्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट उतना अच्छे से काम। तो इसका मतलब पुश से आप ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकते। अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम बताओ? आज के दिन सबसे ऊंचा बुर्ज खलीफा है। सही है बात या नहीं? उसके टॉप पे जाके बैठो आप, वहां से नीचे रस्सी फेंकना, मैं उसके साथ बॉल बांध दूंगा क्रिकेट वाली, कितने बच्चे खींच लेंगे? सभी। तो इसका मतलब आप अगर पुश से भेजते हैं तो 5 फ्लोर क्रॉस नहीं करते। हाँ या ना? और अगर आप वहां टॉप पे बैठ के खींच रहे हो तो बुर्ज खलीफा के टॉप पे भी खींच लिया आपने। इसका मतलब पुलिंग ज्यादा इफेक्टिव है या पुशिंग? एग्जैक्टली exactly. इसलिए बड़े पेड़ों में इफेक्टिवली काम कौन करता है, और छोटे प्लांट्स में पुशिंग भी लगता है, पुलिंग तो है ही, पुशिंग भी काम कर लेता है, लेकिन कब? जब ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि रूट प्रेशर होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा तो क्या डेवलप होता है, और अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो डेवलप नहीं होगा कौन? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना?
और बड़े बड़े प्लांट्स बच्चे, बड़े बड़े पेड़ लंबे लंबे, और जिम्नोस्पर्म तो लंबे ही जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स में तो जियांट ऑफ फ्रॉस्ट पढ़ते हैं आप, फादर ऑफ फॉरेस्ट, सिकोआ, मेटासिकोआ। 100 मीटर से भी ज्यादा हाइट होती है उनकी। अब 100 मीटर से भी ज्यादा हाइट तक पानी कैसे पहुंचता होगा बोलो? पुलिंग से। पुशिंग से पानी इतनी हाइट तक नहीं जा सकता इफेक्टिवली, पहुंचने में सालों लग जाएंगे, तब तक तो प्लांट ही मर जाएगा, और उसे पानी रोज चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ज्यादा इफेक्टिव पुलिंग है या पुशिंग है? पुलिंग है या पुशिंग है? और पुशिंग में जब हम वाटर लॉस करवाते हैं तो उस वाटर लॉस का नाम है गटेशन। गटेशन में प्योर वाटर लॉस होता है या इम्प्योर? हाँ, इम्प्योर, क्योंकि पूरा जाइलम सैप बाहर आता है। सही है बात या नहीं? ऐसे आप बताओ कि भाई ये इस प्लांट पर ना, मान लो कोई ब्रांच है एक, ये इस प्लांट पर एक ब्रांच है, इस ब्रांच के साथ कनेक्ट है कौन? जाइलम। जाइलम का कनेक्शन तो रहेगा ही। सही है बात या नहीं? और जाइलम में जाइलम सैप होगा। सही है। आपने इस ब्रांच को काट दिया, क्या कर दिया बोलो? ये हो गया इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि इस पार्ट को आपने इंजर कर दिया। क्या कर दिया? तो बोलो इंजर्ड पार्ट ऑफ, इंजर्ड पार्ट ऑफ। अब इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट की जब बात आती है तो यहां से वाटर रिलीज होगा, मतलब पूरा जाइलम साहब बाहर निकलेगा। इसे बोलेंगे ब्लीडिंग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? या इसे एक्सक्यूडेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक्सक्यूडेशन लिखा हो या फिर लिखा हो ब्लीडिंग, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। इसका मतलब है इंजर्ड पार्ट से लिक्विड का रिलीज होना। अब आप सोचो कि अगर आपने किसी पार्ट को इंजर्ड कर दिया और वहां से लिक्विड क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लेकिन अगर उस टाइम पे इस प्लांट में क्या डेवलप था, तो बोलो ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी फिर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अगर ब्लीडिंग हो रही है और रूट प्रेशर भी, तो इसका मतलब ब्लीडिंग भी क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ आ रही है बात, या सब ऊपर से जा रहा है? हाँ भाई, अच्छे से ना? तो आप बताइए, गटेशन में भी इम्प्योर वाटर लॉस होता है, ब्लीडिंग में भी इम्प्योर, लेकिन ब्लीडिंग होती है इंजर्ड पार्ट से और गटेशन होता है अनइंजर्ड पार्ट, वाटर स्टोमेटा या हाइडेथोड से, वेन्स के ओपन एंड से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ब्लीडिंग और गटेशन दोनों के लिए हेल्पफुल रहता है रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर पुशिंग है या पुलिंग है? एग्जैक्टली exactly. यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कोई बात ऐसी जो लगे कि समझ नहीं आई तो पूछो। ब्लीडिंग तब होती है जब प्लांट पार्ट को इंजर्ड करेगा, तो गटेशन होता है। ब्लीडिंग कब होगी? पहले तो ट्रांसमिशन पुल लगने से ब्लीडिंग होती है, पार्ट को इंजर्ड करने से? तो पहले तो इंजर्ड कर, फिर पूछ। अब अगर इंजर्ड है पार्ट और पुलिंग फोर्स लग रहा है, उस टाइम पे भी ब्लीडिंग तो होगी ही होगी। लेकिन अगर उस टाइम पे क्या लग रहा है, तो इसका मतलब ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है आपको बात? पुशिंग और पुलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ज्यादा इफेक्टिव कौन है? पुलिंग। हाइट तक कौन लेकर जाता है? लेकिन जिन प्लांट्स की हाइट ज्यादा नहीं होती उनके लिए इफेक्टिव कौन? कौन? जिनकी हाइट कम उनके लिए इफेक्टिव कौन? अरे हमेशा ही पुलिंग। हाइट कम हो चाहे ज्यादा हो, इफेक्टिव कौन है? हाँ, पुशिंग तो तब लगता है जब पुलिंग नहीं हो रहा होता, जब ट्रांसमिशन पुल डेवलप नहीं होता, उस टाइम पे पुशिंग काम करता है, लेकिन छोटे प्लांट्स में करता है, बड़े प्लांट्स के लिए पुशिंग इफेक्टिव या एप्लीकेबल नहीं है। जाता है ना, क्योंकि प्लांट जो है उनके स्टोमेटा पूरी तरह से बंद थोड़ी हो गए, लेंटिसल्स तो खुले हुए ही हैं, थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन तो चलता रहता है, तो वाटर फ्लो कम हो जाता है, बंद नहीं होता। और बताओ, साथ में कैसे लगेंगे? मैंने कंडीशन यही रखी है कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा तभी आप बताइए कि रूट की सेल्स को टर्जिड होने का मौका मिल रहा है।
नहीं, ब्लीडिंग तो कट लगने की वजह से हो रही है। ब्लीडिंग का मतलब है इंजर्ड पार्ट से लिक्विड का बाहर निकलना। वो तो जब भी आप इंजर्ड करोगे तो ब्लीडिंग होगी होगी। लेकिन अगर प्लांट में रूट प्रेशर भी क्या हो रहा है, लग रहा है, तो ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल से क्या हो रही है। और बताओ, पक्का है? ठीक है, अरे डाउट पूछ रहा हूं भाई, है ना, हाल चाल नहीं। एक बात और सुनो, एक एक बात और छोटी सी बताता हूँ बच्चों को ना, मतलब ये थोड़ा सा डाउट आता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है कि ऐसा कोई डाउट आए, लेकिन फिर मैं बात करूंगा क्योंकि ये बात एनाटॉमी की, और एनाटॉमी मैंने पढ़ानी है। सीधा बैठ भाई, लास्ट सबसे लास्ट वाले बेंच में बीच में बैठा जो बच्चा, है ना, नहीं पढ़ना तो बाहर चल, और अगर नहीं बैठा जा रहा तो मुंह धो के आ, वरना सीधा बैठ बिल्कुल, ठीक है बेटा? सामने बैठ गया, इधर आ मेरे पास आ तू। तो तेरे को कहा किसने कि इतने लास्ट बेंच पे जाके बैठ? ज्ञान बांट रहा है मेरे को, बताओ, कह रहा है कि इसका सिर सामने आ रहा है, तो तेरे को कहा किसने कि तू जाके वहां बिल्कुल मतलब कोने में जाके बैठ जा? इतनी समझ तो होती है इंसान को या नहीं होती? नहीं होती? बिठाओ इसको यहाँ, बैठ यहाँ बैठ। हाँ, अब कुछ सामने तो नहीं आ रहा? तीसरी बार बुला लिया इसको मैंने, 2 बार पीछे वाले 506 नंबर कमरे में बुलाया था, तेरे को याद हो तो, कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे। एक बात और बताता हूँ बच्चे, ये डाउट जनरली बच्चों को बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी एनाटॉमी मैंने पढ़ानी है। तो एनाटॉमी के अंदर एक लाइन है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी जाइलम से, जब हम जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। बोलो, जाइलम वेसल, मतलब टिश्यू में 4 टाइप की सेल्स होती हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकिड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। जब जाइलम पैरेन्काइमा की बात आती है तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का मतलब होता है कि पानी जो है जाइलम से जब ऊपर जा रहा है तो साइडों में भी जा रहा है, ये रेडियल कंडक्शन है, साइड में पानी का जाना। अब बात आती है कि पानी साइड में जाता कैसे है। तो जैसे मैं कहूं कि यहां से पानी था, इधर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है जाइलम से, इसे हम बोलेंगे रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। इसमें हेल्प करती है, बोलो, जाइलम पैरेन्काइमा। अब बात आती है कि अगर जाइलम पैरेन्काइमा सेल काम कर रही हैं, या जाइलम पैरेन्काइमा सेल बाहर की तरफ पानी को लास्ट में इधर भेज रही हैं, तो उसके लिए जरूरी ये भी तो है ना कि जाइलम से पानी निकल के बाहर आए। ये भी तो जरूरी है कि जाइलम से पानी निकलकर बाहर, तो बोलो कैसे आए, उस पे बात करते हैं, है ना? आप बताइए कि भाई हमारे पास मान लेते हैं कि भाई जाइलम वेसल थी, ये जाइलम वेसल का डायामीटर है, ठीक है? इतना डायामीटर था जाइलम वेसल का, देखो आप, सही है। लेकिन अब आप बताओ कि इसमें क्या है कि डिपोजिशन हो गया लिग्निन का। सुबेरिन कौन बोला इधर से? भाई सुबेरिन एंडोडर्मिस में डिपॉजिट होती है, रूट के, है ना। लिग्निन डिपॉजिट होता है, क्या डिपॉजिट होता है? लिग्निन, यहां बताया था मैंने। लिग्निन के डिपोजिशन से मैंने कहा था इसकी जो ये बीच में कैविटी होती है वो नैरो हो जाती है, नैरो होने की वजह से इसमें डेवलप हो जाता है क्या? कैपिलरिटी। याद है नहीं है? हाँ, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे थोड़ी +4 होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप बताओ कि भाई अंदर की कैविटी क्या रह गई? नैरो रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि साइडों में इसके क्या डेवलप हो गया, मतलब डिपॉजिट हो गया। बोलो, इसमें यहां डिपॉजिट हो गया है कौन? लिग्निन। सही है बात या नहीं? अब लिग्निन डिपोजिशन की वजह से ये जो वॉल है, इसकी थिकनेस जो है वो तो हो गई ज्यादा। थिकनेस तो क्या हो गई? थिकनेस तो क्या हो गई? ज्यादा। लेकिन साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा कि अंदर की कैविटी नैरो हो गई, और कैविटी नैरो होते ही इसमें डेवलप हो गया, बोलो क्या? कैपिलरिटी। सही है।
तो ये इसमें लिग्निन का क्या हो गया है, डिपोजिशन, और लिग्निन के डिपोजिशन से कैविटी अंदर की तरफ क्या हो गई। अब बात आती है कि भाई इतनी मोटी लेयर है लिग्निन की और उसमें से वाटर का रेडियल कंडक्शन कैसे हो, सही है बात या नहीं। अब वाटर के रेडियल कंडक्शन के लिए आप बताइए कि जब इसमें लिग्निन का क्या हो रहा होता है, तो कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, और बताइए जिन प्लेसेस पर लिग्निन का डिपोजिशन, उनको पिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ना जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन, इसे क्या कहते हैं। अब आप बताइए कि इससे जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जाइलम वेसल से जब पानी, तो बोलो यहां से साइडों में भी जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। और जब साइडों में पानी जाएगा तो बोलो साइडों में सेल्स प्रेजेंट हैं, इधर ये जो सेल्स हैं, बोलो ये जाइलम पैरेनकाइमा सेल हैं, हाँ या ना। इनको पानी मिलेगा और वहां से फिर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होगा। इसका मतलब ये होगा कि जाइलम से जब पानी ऊपर चढ़ रहा होता है ना इधर, तो पानी साइडों में भी निकलता है। इसका मतलब ये ऐसे होगा कि स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ, उसमें छेद हैं चारों तरफ। तो जब आप पानी को ऊपर पुल करते हो तो बोलो ऊपर तो आ ही रहा है, साइडों में भी निकल रहा है छेद से, हाँ या ना। और बोलो जिन जगहों पर जाइलम वॉल में डिपोजिशन नहीं होता है लिग्निन का, उसको क्या कहते हैं। तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, और जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स के पास क्या रहता है, पिट रहता है, और पिट से पानी बाहर आता है, जाइलम पैरेनकाइमा सेल को मिलता है और फिर साइड की सेल्स को मिलता है। इसे रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। पेज नंबर 186 पे देखो एनसीईआरटी लिख रही है कि भाई वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, उसमें पहले छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें ट्रांसपिरेशन पुल की बात करी है एनसीईआरटी ने, फिर उसकी सब हेडिंग में रूट प्रेशर पढ़ाया। तो पहले एनसीईआरटी आपको रूट प्रेशर बताती है, फिर रूट प्रेशर के बाद आपको ब्लीडिंग और गटेशन समझाती है, हाँ या ना। इसका मतलब ब्लीडिंग गटेशन होने में किसका मेन रोल है, रूट प्रेशर का। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। और रूट प्रेशर तब डेवलप होता है जब ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर तब डेवलप होता है जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता। सही है बात या नहीं, यहां तक क्लियर है आपको सारी बातें, कोई प्रॉब्लम, बढ़ूं आगे, पक्का, कुछ पूछना है। देखो फिर जाइलम से पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब हम फ्लोएम की बात करेंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझसे बात कर सकते हैं आप। चलो फिर मैं आगे, अब पेज नंबर 189 पे आओ आप। 189 पे टॉपिक है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज। आप बताइए ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ये रूट सिस्टम और ये प्लांट का शूट सिस्टम है, और शूट के लिए यहां बीच में ये जाइलम, सही है। एरियल पार्ट में बताओ इधर लीफ, लीफ की सेल से जब वाटर का क्या हो रहा हो, लॉस, तो उसे क्या बोलते हैं। बोलो ट्रांसपिरेशन से जितना वाटर का क्या होगा, उतना ही रूट से वाटर का क्या होगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है इधर, और ट्रांसपिरेशन से वाटर का हो रहा है लॉस। तो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। ये क्लियर है आपको बात, हाँ या ना, अच्छे से। आप बताइए कि पानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ खींचेगा तो किसकी वजह से खींचेगा, ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो यहां काम करेगा या नहीं करेगा। अब बताओ ट्रांसपिरेशन पुल किसकी वजह से डेवलप हुआ। आप ये बताओ कि यहां से अगर हमने 100% वाटर को क्या किया, तो बोलो 98 99% वाटर आपने क्या कर दिया। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि लीफ में एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम क्या है, और इसमें भी वाटर की क्या है, रिक्वायरमेंट है, नीड है, हाँ या ना। आप बताओ कि 98 से 99% वाटर का आपने क्या कर दिया, तो भाई आपके पास 1-2% ही तो पानी बचा है जिससे आप फोटोसिंथेसिस चलाओगे, हाँ या ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी ज्यादा बचा है या कम, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी ज्यादा बचा है या कम। आप ज्यादा पानी का लॉस कर रहे हो या ज्यादा पानी यूज में ले रहे हो,
तो फिर बताओ ना, फोटोसिंथेसिस ने बेचारे ने कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रखा है। फोटोसिंथेसिस कहता है कि मुझे पानी की क्या है, जरूरत है। बेटा तो खड़ी हो, मुंह धो क्या। आप ये बताएंगे कि भाई जो ट्रांसपिरेशन है उसमें वाटर का क्या हो रहा है। तो क्या फोटोसिंथेसिस में पानी की नीड है? बिल्कुल है। हाँ या ना? क्या फोटोसिंथेसिस जितना वाटर हम प्लांट एब्जॉर्ब करता है उतना यूज कर पा रहे हैं? उसका मैक्सिमम पोर्शन का क्या हो रहा है? मैक्सिमम पोर्शन का क्या हो रहा है? और कम पोर्शन का? तो बताओ, फोटोसिंथेसिस ने कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रखा है ट्रांसपिरेशन के साथ। पूछो क्यों? कुछ कारण है उसके, पूछिए क्या। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं आपको कि शुरू में जब मैं ट्रांसपिरेशन पढ़ा रहा था एक बात बहुत अच्छी बोली थी मैंने आपसे, कि प्लांट ने आज तक जितनी भी अडेप्टेशंस डेवलप करी हैं वो वाटर लॉस को कम करने के लिए की हैं, बंद करने के लिए नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पूछे क्यों? बोलो, ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए बुराई है। सही है बात या? डेविल एविल बोलते हैं हम, हाँ या ना? लेकिन आपको बताना है कि ये है कैसा, या बोलो अनअवॉइडेबल। समझ रहे हैं मेरी? ये ना साइंटिस्ट थे कर्टिस और स्टीवर्ट नाम के, उन्होंने बोला था कि ट्रांसपिरेशन इज द एसेंशियल इविल, या एसेंशियल एविल के साथ साथ बोलो अनअवॉइडेबल इविल। बोलो है बुरा लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, है बुरा लेकिन जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल को डेवलप करता है। ट्रांसपिरेशन पुल को डेवलप करता है, और पुल डेवलप होने से बोलो फ्लो बनता है। क्या बनता है? तो ये जाइलम के अंदर वाटर का क्या है, लेकिन इसमें केवल वाटर मूव, बोलो इससे जाते हैं मिनरल्स, इससे जाते हैं पीजीआरस एंड अदर कंपाउंड्स। इसीलिए जाइलम से जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा, बोलो जाइलम से जब पानी, तो हम उसे एसेंट ऑफ वाटर नहीं, एसेंट ऑफ, एसेंट ऑफ, और सैप का मतलब होता है कि पानी के साथ मिनरल्स का होना। तो बताइए कि ट्रांसपिरेशन पुल से जब पानी को जाइलम में ऊपर खींचा जाता है तो अकेला पानी नहीं खींचता, साथ में कौन जाते हैं? और वो लीफ को मिलते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। सही है बात या नहीं? तो बोलो, इससे पुलिंग फोर्स डेवलप होता है, इससे। दूसरा, बोलो पुलिंग फोर्स से जब वाटर का फ्लो बनता है तो साथ में मिनरल्स भी जाते हैं साथ में। सही है बात या नहीं? तीसरा, बोलो जो ट्रांसपिरेशन है कौन, ये कूल कर देता है लीफ सरफेस को अप्रॉक्स बोलो 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस तक। मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा 40 डिग्री, और प्लांट कहता है कि यार मैं तो 30 डिग्री पे बढ़िया काम करूंगा। तो फिर आप बताइए वहां से प्लांट फिर क्या करता है? और ट्रांसपिरेशन से लीफ के आसपास का एरिया बोलो मॉइस्चराइज हो जाता है, हाँ या ना? तो जब हवाएं आती है ना गर्म, तो प्लांट को लगती है ठंडी। भी आपके घर में जैसे मान लो लाइट चली गई, अब हमारे इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, कूलर भी नहीं चल रहा क्योंकि वो तो लाइट से चलता है, अब केवल क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है। और पंखा हम कह रहे हैं गर्मियों के दिनों में गर्म हवा दे रहा है हमें, क्योंकि पंखा तो केवल जो हवा होती है रूम के अंदर उसको रोटेट ही करता है ना। और वो हवा गर्म है या ठंडी है? गर्म है। तो हम कहते हैं कि यार आज तो पंखा भी आग फेंक रहा है, नहीं बोलते ऐसे? अब आप क्या करो, अपने कपड़े गीले करके ना गर्म हवा में बैठ जाओ, तो वही हवा आपको क्या लगने लगेगी। वही कॉन्सेप्ट प्लांट का भी है। प्लांट वाटर का क्या करता है, प्लांट वाटर का क्या करता है? जब प्लांट से वाटर लॉस होता है तो लीफ के आसपास की सरफेस क्या हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाती है। तब गर्म हवाएं भी जब टकराती हैं तो कैसी लगती हैं, कैसी लगती हैं? और प्लांट का टेम्परेचर, इसका फायदा, बोलो फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, उनमें एंजाइम्स काम करते हैं, इनमें केमिकल रिएक्शंस चलती हैं और उनमें, और एंजाइम काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, हाँ या ना?
तो अगर टेम्परेचर क्या हो जाए तो बोलो एंजाइम डीनेचुरेट हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। उन एंजाइम्स को बचाए रखने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है, और टेम्परेचर ऑप्टिमम करने का काम कौन करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए ट्रांसपिरेशन के साथ फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, वो कहता है तुम तो करो लॉस वाटर का, टेम्परेचर मेंटेन करो वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम तो करो लॉस वाटर का, तुम तो करो लॉस वाटर का, टेम्परेचर क्या करो कम, लीफ की जो सरफेस है उसको ठंडा करो, कूलिंग फोर्स डेवलप करो ताकि पानी आए, मिनरल्स आए, हमें उनकी जरूरत है, हाँ या ना? इसलिए मोस्ट ऑफ द वाटर प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हम कहते हैं कि लॉस भी कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब इससे होता क्या है बोलो, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा वाटर साइकिल डेवलप होगा। इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम वाटर साइकिल। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात है, डेंस होता है, हरे भरे पेड़ ज्यादा है, तो वहां से ट्रांसपिरेशन से पानी निकलता है, बादल बन जाते हैं, बादल से फिर बारिश होती है। मतलब उस एनवायरमेंट में मॉइस्चर क्या है, ज्यादा मॉइस्चर होने से बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो फिर क्या होगा, बारिश होगी, बारिश वाला पानी फिर प्लांट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, फिर से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, और फिर से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? आप बताइए, प्लांट वाटर लॉस ज्यादा कर रहा है या कम? प्लांट वाटर लॉस ज्यादा कर रहा है या कम? हाँ, इसीलिए आप बताइए कि पहले अर्थ पे प्लांट जो डेवलप हुए वो थे, और उसके बाद कौन आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि C3 और C4 में से एडवांस कौन है, C3 प्लांट और C4 प्लांट में से एडवांस कौन है? C3 प्लांट्स और C4 में से एडवांस कौन है? आप बताइए। C3 प्लांट फिक्स कर रहा है CO2 50, बोलो 50 CO2 फिक्स किए इसने। बोलो C4 ने भी 50 CO2। तो बताओ दोनों ने जो CO2 फिक्स किए वो सेम अमाउंट के थे, हाँ या ना? भाई साहब आप भी चलो, उठो फुर्ती से, मुंह धो गया, भाग। कुंभकर्ण पता नहीं सोने वाले टाइम पे पता नहीं क्या करते हैं घर पे ये। हाँ, फिर अगली बात अगर कहो ना इनसे कि भाई ये कब, पढ़ाते बहुत है सर। हाँ, 1.5 घंटा सर बस बोलते रहते, पढ़ाते रहते, हंसाते नहीं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? 1.5 घंटा लगातार पढ़ा नहीं जाता, क्यों? 3 घंटे लगातार मूवी तो देख लेते हो, लगातार 4-4 घंटे तो रील्स देख लेते हो, तब तो बोर नहीं होते, और उनसे कोई लाइफ भी नहीं बननी तुम्हारी। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और 1.5 घंटा पढ़ा रहा है मास्टर, 1-1.5 घंटे में जान निकल जाती है। गुरु जी केवल पढ़ाई की बात करते हैं। हाँ, बीच बीच में हंसा देना थोड़ा सा, तो ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, मोनोटोनस नहीं हुए। तो मूवी देखते तो मोनोटोनस नहीं होते तुम, इंटरेस्ट आ रहा होता है, नहीं? वो यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, यस और नो? अरे भाई इंटरेस्ट नहीं होता तो इतनी फीस भर के यहाँ आके बैठते क्या घर से दूर? इंटरेस्ट तो बहुत है, विल पावर नहीं है, बोलो। सिलेक्शन सबको चाहिए, डॉक्टर बनना है मेरे को, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो एबिलिटी चाहिए, जो फोर्स आपकी बॉडी में लगना चाहिए, जो विल पावर लगनी चाहिए, वो नहीं है। वो कैसे डेवलप हो? समझ रहे मेरी बात या नहीं? और वो डेवलप होती है सेल्फ डिसिप्लिन से। जो बंदा खुद अपने लिए डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो दूसरों का इलाज ठीक कैसे करेगा? कल को आप मान लो बहुत अच्छे सर्जन हो गए, डॉक्टर बन गए, और आपको कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ गया, लगातार 3 घंटे 4 घंटे ऑपरेशन में लगने वाले हैं, तो आप तो यही कहोगे ना, ये ऑपरेशन छोड़ो, ये नहीं मैं करूंगा, मैं तो आधे आधे घंटे के टुकड़ों में करता हूं, क्योंकि मैं लगातार ऑपरेशन करता हूं, बोर हो जाता हूं। फिर काहे के डॉक्टर हो तुम? लोगों की जिंदगी बनाने वाले बन रहे हो, और खुद पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, खुद के शरीर पे कंट्रोल नहीं है, और लोगों का शरीर ठीक करोगे, कैसे काम चलेगा? समझ रहे मेरी बात या नहीं? हर चीज की शुरुआत पहले खुद से होती है, अपने घर से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मैं वही बोलना चाह रहा हूं। तो हमारा घर हमारा शरीर है, हमारे हमारी हर एक शुरुआत कहां से होनी चाहिए? हाँ, हम खुद के लिए अगर डिसिप्लिन नहीं है तो लोगों के लिए क्या डिसिप्लिन, खाक होंगे हम। समझदार बनिए बच्चे, बहुत अच्छे, आगे आपका फ्यूचर पड़ा है।
और आप पढ़ाई के टाइम पे जो टाइम आपका सोने का होता है उसको तो आप खराब करते हो मोबाइल के अंदर। अब बच्चे की आदत होती है कि सर सोते टाइम थोड़ी देर रील्स देख लेता हूं मैं, थोड़ा इंटरटेनिंग हो जाता है। मैं पूछता हूँ कितने बजे सोता है, कि सर 11 बजे। मैंने कहा तू सोना बता कितने बजे सोता है। वो कहता है 1 डेढ़ बज जाता है। कैसे बज जाता है भाई, बेड पे तो 11 बजे गया था, लेकिन फिर रील्स चला ली उसने। समझ रहे हो, इंस्टा पे फेसबुक पे अब रील्स चलाते ही मजा आने लग गया। नींद वींद तो हो गई साइड में। जब 1 डेढ़ 2 बजे के आसपास मोबाइल हाथ से गिर के मुंह पे लगने लग गया ना, तब मोबाइल साइड में रख के सोया है भाई। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो प्लीज सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहिए बच्चे, अगर आपको जल्दी कॉलेज में जाना है। सबको अच्छा फ्यूचर चाहिए, लेकिन खुद कोई अच्छा नहीं होना चाह रहा। कंट्रोल करिए, आपका ही शरीर है। नहा धो के आइए, बढ़िया से खाइए पिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करिए। इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। मुझे नहीं लगता इस क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको कपड़े धोने पड़ते होंगे, रूम की सफाई करनी पड़ती होगी। बहुत रेयर होगा ऐसा। समझ रहे मेरी बात? सबके सबके हॉस्टल्स में माँ बाप ने ऐसी फैसिलिटी दी है कि बेटा झाड़ू वाली भी आएगी, कपड़े भी तेरे लॉन्ड्री में जाएंगे, तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को तो केवल क्या करना है। हाँ, वही नुकसान हो गया। तो प्लीज कंट्रोल करिए अपने आप पे। मैं एक एक को थोड़ी समझाऊंगा कि बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर। ठीक है, तो सीधे बैठे बिल्कुल। मैं मोनोटोनस नहीं होता पढ़ाते टाइम, मैं हर बात बोल के जाता हूँ। मैं सीक्वेंस में कोई चीज ऐसे नहीं कहता कि ओ मैं ये भूल गया, ये बाद में बता दूंगा तुम्हें। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, मैं पूरा प्रिपेयर होके आता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे बच्चे को इतने घंटे में इतना पोर्शन कवर करवाना है, बढ़िया से कवर करवाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज, टीचर टू टीचर वेरी करती हैं चीजें। मैं नहीं हंस खेल पाता क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, और जो एग्जाम में आता है। तो मेरे से ये उम्मीद आप कम रखिए, लेकिन ये उम्मीद जरूर रखिए कि एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। तो C3 प्लांट है, और दोनों ने बोलो अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स किया। इसने भी 50 CO2 और इसने भी 50 CO2 फिक्स किए। तो दोनों ने CO2 के नंबर तो सेम फिक्स किए, हाँ या ना? लेकिन इसने बोलो 200 वाटर लॉस कर दिए, और बदले में फिर C4 क्या करेगा? 100 वाटर ही लॉस करेगा। ये मैंने C3 और C4 पढ़ाते टाइम भी बताया था कि C4 C3 की कंपेयर में लगभग आधा ही वाटर लॉस करते हैं, है ना? और C4 को हम ज्यादा एडवांस भी बताते हैं क्योंकि वाटर लॉस कम है। अब आप देखो, पहले ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस वाला पैराग्राफ पढ़ो। 5 पॉइंट एनसीईआरटी ने दिए, बेटा मैं उठा लूंगा। 5 पॉइंट एनसीईआरटी ने दिए। पहला पॉइंट क्या है? फॉर द एब्जॉर्प्शन, सही है। दूसरा पॉइंट क्या है? सही है। तीसरा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? ये ट्रांसपिरेशन होने के फायदे हैं, कि अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो ये फायदे हैं हमें, हाँ या ना? आगे बढ़ो, लास्ट। बच्चा कहता है ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा है, ये सेल कैसे ट्रांजिट करता होगा? आप ये भी याद रखो कि मैंने कहा था ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। और अगर किसी सेल के पास, प्लांट के पास एक्स्ट्रा पानी है, तो इसका मतलब उसकी सेल्स क्या है? हाँ, जब एक्स्ट्रा पानी बच्चे उसके पास नहीं रहा और उसके जरूरत के पानी का क्या होने लगता है? लॉस। तो प्लांट ट्रांसपिरेशन बंद कर देता है। सही है। आगे वाले पैराग्राफ में चलो। एन एक्टिवली फोटोसिंथेसिसिंग प्लांट्स हैज ए इनसाइडेबल नीड ऑफ। अगर किसी प्लांट सेल के अंदर कंटिन्यू क्या चल रहा है, तो उसे वाटर की क्या है? इनसाइडेबल नीड का मतलब है कंटिन्यूस नीड बनी रहेगी फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको पानी की। अब होता क्या है, अगली लाइन में क्या लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लेटेड बाय। अब पानी यहां से आपने एब्जॉर्ब कितना परसेंट किया, उसमें से यूज कितना आया? क्योंकि उसका मैक्सिमम पोर्शन तो वाटर लॉस हो गया ना, हाँ या ना? तो क्या फोटोसिंथेसिस के पास पूरा पानी है, लिमिटेड है? आगे बढ़ो। तो ट्रांसपिरेशन से वाटर का क्या हुआ, और वाटर लॉस होने से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आई, बादल बन गए, और फिर बारिश हुई और वो पानी नीचे आ गया, फिर से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। अगला पैराग्राफ पढ़ो।
मतलब C3 प्लांट से C4 प्लांट को डेवलप करना प्लांट्स की इवोल्यूशन में क्या थी, स्ट्रेटजी थी। किस लिए थी? वाटर लॉस को कम करने के लिए। उनको लग रहा था कि C3 प्लांट जो वाटर लॉस क्या कर रहे हैं, तो C4 डेवलप किए वाटर लॉस को कम करने के लिए। हाँ या ना? यस और नो? और सेम अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए C4 लगभग आधा वाटर लॉस करते हैं एज कंपेयर टू C3। हाँ या ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे। ये हो गया ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। सब समझा नहीं मैं? देखो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रेट की अगर बात करो तो ये 10 टाइम्स है, और ये तो इससे बनने वाला पानी ज्यादा होगा या कम? कम होगा, तो अपने को तो सॉइल से पानी ज्यादा लेना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये है कि जो आपने यहाँ 10 पानी बनाए थे, यस और नो, मतलब 10 पानी यूज किए थे, और यहाँ बनाया कितना? एक वाटर ही तो फॉर्म किया आपने। बाकी 9 पानी कहां से लोगे आप? वही तो वाटर आ रहा है। बढ़े भी आगे? हाँ जी। है। हाँ। अरे, रूट प्रेशर से तो रूट की सेल्स टर्जिड हो रही हैं। सेल टर्जिड होती है वाटर की एंट्री से। बोल ऐसे, वाटर की एंट्री से। अब एरियल पार्ट में वाटर की एंट्री किस वजह से हो रही है? बोलो, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। क्योंकि पुल पानी को क्या करेगा? ऊपर खींचेगा और एरियल पार्ट में पानी आएगा और लीफ की सेल्स को मिलेगा, तो लीफ की सेल टर्जिड हो पाएंगी। तो बेटा एक्स्ट्रा निकलेगा ना, मैं वही तो बोल रहा हूं तेरे से। प्लांट हमेशा एक्स्ट्रा वाटर का लॉस करते हैं, जरूरत का पानी लॉस थोड़ी करते हैं। एब्जॉर्प्शन का जितना आया उसका इतना परसेंट लॉस हो गया। इसका मतलब सेल के पास पानी पहले से था और वो एक्स्ट्रा था, इसलिए लॉस हो रहा है। कब? जब रूट प्रेशर की बात नहीं करते हम। मैंने यही कंडीशन रखी थी पहले। मैंने कहा कि अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा तो वाटर एब्जॉर्ब होता है मिनरल्स के एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से। जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, जब पुल नहीं नहीं डेवलप हुआ है। बढ़े भी आगे? और कोई डाउट किसी को? मिनरल्स के एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से वाटर के पैसिव एब्जॉर्प्शन के साथ रूट प्रेशर डेवलप होता है। आप कहोगे केवल मिनरल का एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवा दें और वाटर पीछे ना आए, तो फिर रूट प्रेशर कैसे डेवलप होगा? सही है बात या नहीं? पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स क्रिएट रूट प्रेशर इन रूट सेल्स। और ये बात याद रख लो, पानी हमेशा मिनरल्स के पीछे पीछे चलता है। जिधर मिनरल ज्यादा उधर पानी की डिमांड भी, क्योंकि मिनरल्स भी सॉल्यूट होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम पे ये बात मैंने आपको बताई। इसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपने नेफ्रॉन पढ़ा, सब सर ने कहा ग्लोमेरुलस पढ़ लिया ना नेफ्रॉन आपने? तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से जब आप हेनले लूप में आते हो यूट्यूब, तो उसमें डिसेंडिंग में जब आते हो आप ऊपर से नीचे की तरफ, तो सर कहते हैं एक्स्ट्रा मिनरल सोडियम वगैरह निकाले जाते हैं बाहर। तो बोलो पीछे पीछे पानी चल पड़ता है ताकि यूरिन कंसंट्रेट हो जाए। तो पहले बाहर क्या निकलते हैं और उनके पीछे कौन चल पड़ता है? तो इसका मतलब पानी मिनरल्स के पीछे पीछे चलता है। ये दिमाग में डाल लो, कहीं पर भी हो ये बात, चाहे प्लांट, चाहे एनिमल, चाहे माइक्रोब, चाहे बैक्टीरिया, चाहे फंजाई, पानी मिनरल्स के क्या करेगा? पीछे पीछे चलेगा। तो मतलब सॉल्यूट के पीछे पीछे पानी चलता है। क्लियर है बात आपको? और कुछ? मैंने मेनली लिखा है यार, तो हमेशा क्यों बोल रहा है? क्यों? अगर मान ले अंदर किसी मिनरल की कंसंट्रेशन कम है और बाहर क्या है ज्यादा, ये सॉइल टू सॉइल वेरी करती हैं चीजें।
जैसे हम कहते हैं कोटा के पानी में आयरन बहुत है, इसका मतलब यहाँ के सॉइल में आयरन ज्यादा है। मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ेंगे आगे चल के हम, तब इसको डिसाइड करेंगे फिर बढ़िया से। और बताओ, हमेशा नहीं बोलना, मेनली बोलना है कि मेनली मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखता हूं मैं, इसलिए मैंने पहले शब्द ऐड किया था मेनली। सारे मिनरल एक्टिव एब्जॉर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है। और बताओ, पक्का? चलो फिर सीधे बैठो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। क्या टॉपिक है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सही है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। बोलो, फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स से सिंक की तरफ फूड के ट्रांसलोकेशन को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। यहां आपको एक बात याद रखनी है, बोलो, इन प्लांट्स फूड ट्रांसलोकेट एज सॉल्यूबल फॉर्म। पानी जो ट्रांसपोर्ट मतलब पानी जो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम से, वो करेगा सॉल्यूबल फॉर्म में। कैसे? यहां तीन बातें याद करो। बोलो, प्लांट में होता है फूड का फॉर्मेशन, प्लांट में होता है फूड का ट्रांसलोकेशन, सही है, और प्लांट में फूड का होता है स्टोरेज। सही है। तो क्या क्या हो रहा है प्लांट में? फॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन और, तो फूड फॉर्मेशन, फूड ट्रांसलोकेट और फूड स्टोरेज। सही है। अब इसमें याद करो कि अगर प्लांट में फूड का हो रहा है क्या, तो आप बताइए होगा ग्लूकोज की फॉर्म में। फूड अगर हो रहा है ट्रांसलोकेट, आप बताइए सुक्रोज की फॉर्म में। और अगर फूड का हो रहा है स्टोरेज, तो आप बताइए स्टार्च की फॉर्म में। सही है। अब फूड किस फॉर्म में जा रहा है? तो बोलो, ग्लूकोज एक सॉल्यूबल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? सुक्रोज भी बोलो एक सॉल्यूबल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? कौन? लेकिन स्टार्च बोलो इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है? तो बोलो, एक बात तो क्लियर हो गई कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टार्च की फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्च कैसा है? बोलो, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, उन्हें ऑस्मोटिकली इनएक्टिव या इनर्ट कहते हैं, क्योंकि ये ऑस्मोसिस में काम नहीं करते, क्योंकि ये सॉल्यूट का काम, इसलिए इनको स्टोर किया जाता है। आप सोचो, अगर सेल स्टार्च को स्टोर कर रही है और स्टार्च इनसॉल्यूबल है, तो स्टार्च की अमाउंट सेल में बढ़ने से सेल में वाटर की डिमांड नहीं बढ़ती। आप सोचो, अगर सेल किसी सॉल्यूबल सब्सटेंस को स्टोर कर रही होती तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि अगर अगर लगातार आप सॉल्यूबल सब्सटेंस को क्या करते जा रहे हो, तो अंदर डिमांड ऑफ वाटर क्या करते जा रहे हो, तो पानी तो आता ही जाएगा सेल के अंदर, आता ही जाएगा सेल के अंदर, आता ही जाएगा सेल के अंदर। लेकिन ऐसा, क्योंकि स्टार्च प्लांट स्टोर करते हैं और ग्लाइकोजन हम, और दोनों ही पानी में सॉल्यूबल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से बढ़ूं आगे। अब बात आती है कि सर फिर ग्लूकोज भी सॉल्यूबल है, सुक्रोज भी सॉल्यूबल है, लेकिन फूड का ट्रांसलोकेशन आपने केवल किसकी फॉर्म में करवाया? ऐसा क्यों? ऐसा, तो आप बताइए कि जो फूड होता है वो प्लांट बॉडी में जब ट्रांसलोकेट करता है तो सॉल्यूबल एंड नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में ट्रांसलोकेट करता है। कैसे करता है? यहां बताओ, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है केमिकली इनर्ट या इनएक्टिव, जो केमिकली किसी से रिएक्ट नहीं करे। तो आप बताइए कि जो ग्लूकोज है वो सॉल्यूबल होने के साथ साथ रिड्यूसिंग है, मतलब केमिकली एक्टिव है, लेकिन
सुक्रोज सॉल्युबल होने के साथ साथ नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग होने का मतलब इनएक्टिव है, केमिकली इनएक्टिव है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसको कैसे समझें? आप बताइए कि भाई ग्लूकोज जो होता है ना, वो एक पायरेनोज स्ट्रक्चर है। पानी के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं ना ग्लूकोज को, तो एक रिंग स्ट्रक्चर मिलती है हमें ग्लूकोज की। इसे पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। पायरेनोज में 6 मेंबर होते हैं, इसमें 5 कार्बन और छठा मेंबर ऑक्सीजन है। और ये ग्लूकोज के कार्बन, ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज के कार्बन। बोलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन पे H और OH, बाकी सब पे भी H और OH होता है, लेकिन फर्स्ट कार्बन इसका रिड्यूसिंग है। बताओ ग्लूकोज अगर किसी से रिएक्ट करेगा, आज के बाद याद रखिए, बातें डिटेल में पढ़ी जाती हैं बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन वो बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री का है। हालांकि पढ़ाते इसको बायोलॉजी वाले भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 11th क्लास की एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स के मोनोसैकेराइड पढ़ाए ही नहीं हमें, सीधे पॉलीसैकेराइड पढ़ाए हैं। ना डाई पढ़ाए ना, क्योंकि डाई और मोनो कहां पढ़ाए जाते हैं? केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वहां आपको अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़नी होती है इनके। आइसोमर्स पढ़ने होते हैं, एपीमर्स पढ़ने होते हैं, एनोमर्स पढ़ने होते हैं, अल्फा डी, ऑप्टिकल आइसोमर, पोजिशनल अल्फा, उसमें होता है बी और डी, डी और एल फॉर्म, डेक्सो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, है ना। इसमें डी एल में ऑप्टिकल भी आता है, पोजिशनल आइसोमर भी आता है। पोजिशनल में एनोमर्स और एपीमर्स भी पढ़ने होते हैं। ये सब कौन पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री वाले, लेकिन पढ़ा बायोलॉजी वाले भी देते हैं इसको। हालांकि एनसीईआरटी में बायोलॉजी के अंदर ये नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन रिड्यूसिंग है, ऐसे आप बताइए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जब पानी में डिजोल्व फॉर्म में होती है तो वो भी एक रिंग स्ट्रक्चर में है, 6 कार्बन की शुगर है, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में होती है, 5 मेंबर रिंग। बेटा तेरे को मैंने अभी बाहर भेजा था ना, भेजा था ना, क्या कहने के लिए? कि तू मुंह धो के बढ़िया से और पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना। तो अब भी नहीं मान रहा, क्या चाहता है? या प्रेस्टीज इशू हो गया कि सर ने मेरे को क्लास से बाहर भेजा, पढ़ा के दिखाएं? हैं? पढ़ ले बेटा, डॉक्टर बन जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी तेरी। चाहता नहीं कि ऐसा हो जाए? और घर में अगर एक आदमी की जून सुधर जाए ना, तो वो पूरे परिवार को सुधार देता है, दिमाग में रखना बात। और आप जो काम कर रहे हैं वो केवल अपने लिए नहीं, आपकी जो फैमिली, आपके जो पेरेंट्स, आपके जो भाई बहन है, उनके लिए भी। और फ्यूचर में जब आप बड़े होंगे तो आपका जो खुद का परिवार होगा आपकी मैरिज के बाद, आप उनकी भी हालत सुधार देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ। और हाँ बिल्कुल, ये चेहरे पे स्माइल आ गई मैरिज का नाम सुनते कई होंगे। और ये होगा बच्चे, ये पक्का है, रूल है हमारा ये, कि हम बड़े होंगे तो हमें, दुनिया का दस्तूर है कि इन चीजों को फॉलो करना है। तो उस टाइम पे फिर यही होता है कि आजकल के टाइम में, पुराने टाइम में होता था कि ये देखते थे कि बच्चे के पास जायदाद कितनी है, और आजकल ये देखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई कैसी है और नौकरी कैसी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो मेरे भी खुद के बच्चे होंगे ना, तो मैं उनको भी बिठा के यही बात समझाऊंगा कि भाई अगर आप सुधर गए ना, तो आपने 3-4 परिवारों की हालत सुधार दी, आपसे जितने भी जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी। और ऐसे कहते हैं कि घर में अगर एक अच्छा बच्चा निकल आए ना, तो वो पूरे परिवार को सुधार देता है। ध्यान रखो ये बात। तो काम हमने केवल हमारे लिए नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए भी करना है। आपको हमेशा अच्छा आज करने के लिए ही क्यों प्रमोट किया जाता है? ताकि आप सोसाइटी में अच्छे चलें। आप इस दुनिया में आ गए हैं, इसका मतलब आपके डीएनए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके लक्षणों में दिक्कत है, उनको ठीक करना है हमने। उसके लिए जोर लगाते रहते हैं हम। वरना आप यूजेनिक्स और यूफेनिक्स जब पढ़ते हैं, तो बच्चे को फीटस कंडीशन में बता दिया जाता है कि इसके डीएनए में कोई दिक्कत है या नहीं है, कि आगे ये सोसाइटी में रहने लायक है या स्पीसीज के अंदर नहीं है। इसका मतलब अगर हम पैदा हो गए, हम इस लाइफ के अंदर आ गए, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब हमारे डीएनए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कम से कम। अब हमने अपने आप को ठीक करना है अपनी सोसाइटी के लिए। समझदार बनिए, कचरा मत करिए अपनी लाइफ का। आगे बहुत ब्राइट लाइफ है आपके। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो प्लीज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही रिंग स्ट्रक्चर में है, ध्यान रखिए इस बात को आप। पानी में जब डिसॉल्व होते हैं, ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज में जैसे मैं करूंगा कार्बन काउंट करूंगा 1 2 3
4 5 6, तो इसमें भी यहाँ सेकंड कार्बन OH और बदलो इसका रिड्यूसिंग कार्बन कौन है। अब क्या होता है कि इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, यहां से बोलो H2O का मॉलिक्यूल हो जाता है माइनस, और यहाँ 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और इस बनने वाली शुगर को हम नाम देते हैं सुक्रोज। और ये नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि ग्लूकोज का रिड्यूसिंग कार्बन कौन सा था, ग्लूकोज का रिड्यूसिंग कार्बन कौन सा था, फर्स्ट कार्बन था ना, ये रिड्यूसिंग था फर्स्ट कार्बन, और इसका रिड्यूसिंग कार्बन कौन सा था, सेकंड कार्बन। तो इन दोनों में आपस में क्या हो गई, इन दोनों में आपस में क्या हो गई, तो दोनों में आपस में बॉन्डिंग होने का मतलब है अब ये किसी से रिएक्ट नॉन रिड्यूसिंग, हाँ या ना, लेकिन पानी में डिजोल्व भी हो जाता है। अब ऐसे समझो कि भाई मान लो एक प्लांट है हमारे पास, ये इस प्लांट का ये सिस्टम तो है बोलो रूट, और ये सिस्टम है बोलो इसका, और शूट सिस्टम में बोलो लीफ होती है, ये री लीफ जो है बच्चे उसमें चल रहा है बोलो फोटोसिंथेसिस। क्या चल रहा है, फोटोसिंथेसिस से आप बताओ कि हमने बनाया ग्लूकोज, क्या बनाया, और इसको कहा कि भाई चल रूट तक पहुंच, क्योंकि रूट फूड नहीं बना रही, शूट फूड बना रहा है रूट फूड। तो ग्रीन पार्ट में बनने वाले फूड को कहा गया कि चलिए, कहां चलिए, कहां चलिए, रूट के पास चलिए। अब ग्लूकोज कैसा है, बोलो रिड्यूसिंग है, इसका पहला कार्बन फ्री है, और पहले कार्बन फ्री होने का मतलब रिएक्ट करने के लिए तैयार। ये तो बोलो रास्ते में किसी केमिकल से रिएक्ट कर गया, किसी से भी कर ले, समझ रहे हैं मेरी बात। अब ग्लूकोज ग्लूकोज रहा ही नहीं, भूल गया कि मैं क्या था, सही है बात या नहीं। अब रूट फोन कर रही है लीफ को कि भाई खाना नहीं आया, बोले भेजो तो 1 घंटा हो गया, फिर लीफ कहते कि ग्लूकोज है ही ऐसा, मैं आज के बाद ग्लूकोज को भेजूंगी नहीं, किसको भेजूंगी, एग्जैक्टली exactly। और आप बताइए अगर सुक्रोज की फॉर्म में फूड आएगा ना, तो पक्का हो जाता है कि रूट तक पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि वो केमिकली इनर्ट है, किसी और से रिएक्ट करेगा नहीं, तो ट्रांसलोकेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हाँ या ना। और बताइए कि प्लांट के जिस पार्ट में फूड का होता है सिंथेसिस, उसे कहा जाएगा सोर्स, और जहां जाकर फूड होता है स्टोर, उसे बोलेंगे सिंक। मतलब ग्रीन पार्ट सोर्स है और नॉन ग्रीन पार्ट, क्लियर है बात आपको, हाँ या ना। ग्रीन पार्ट क्या है और नॉन ग्रीन पार्ट क्या है, तो बताइए कि जो फूड है वो सोर्स टू कहां चलेगा, फूड जो है वो सोर्स टू कहां चलेगा, लेकिन ये तो तब है ना जब कंडीशन फेवरेबल हो, हाँ या ना। बोलो एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कैसी हैं, तो खाना चलेगा फूड से, मतलब सोर्स से। लेकिन अगर बच्चे एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए अनफेवरेबल, तो आप बताइए सिंक फूड देना शुरू कर देता है, जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं वहां से फूड निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हो जाएं, अनफेवरेबल हो जाएं, सही है बात या नहीं। इसीलिए हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बताते हैं, क्या बताते हैं, कैसा, बोलो सोर्स टू सिंक, और जरूरत पड़ने पर सिंक से रिवर्स भी आ सकता है, हाँ या ना। इसलिए फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को कैसा बताते हैं, और ये मैंने ना पहले लेक्चर में आपको क्लियर कर दी थी। मैंने कहा था कि मल्टी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों फ्लोएम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर किसी एक पॉइंट ऑफ मतलब उसको चूज करना हो ऑप्शन को, तो आप बाई डायरेक्शनल को प्रायोरिटी दीजिएगा। ऐसा एनसीईआरटी ने बोल्ड करके लिखा भी है 190 नंबर पेज पे, हाँ या ना। बढ़े आगे, बताइए फ्लोएम से फूड के ट्रांसपोर्टेशन को प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या इसे मुंच हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। मुंच नाम के साइंटिस्ट थे, ई मुंच, उन्होंने ये बात बताई थी कि इन फ्लोएम फूड ट्रांसलोकेट फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर।
कि प्लांट्स में फ्लोएम के अंदर जब फूड चलता है तो वो हाई ट्रगर प्रेशर टू, तो पहले तो 190 नंबर पेज देखो आप, हेडिंग है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू, उसमें तो ये सारी कहानी जितनी मैंने आपको बताई, इन्वर्ट शुगर मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताया, सुक्रोज के बारे में, सॉल्युबल फॉर्म, ये सारी बातें आती हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, कि फ्लोएम में जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हाई टर्गर प्रेशर से, तो बताइए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना मतलब मास फ्लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट, अगेंस्ट नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट। और जब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू होता है ग्रेडियंट, तो उसे हम मास फ्लो या बल्क फ्लो कहते हैं। इसका मतलब फ्लोएम से भी जब फूड का ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको हम मास फ्लो या बल्क फ्लो कहेंगे। सही है बात या नहीं? यस और नो? अब हम पढ़ते हैं कि फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, बेसिकली उस पे बात करें थोड़ी सी, है ना। गुजर गुजर नहीं भाई, चुपचाप बैठेंगे। ऐसे समझो कि भाई ये जो टिश्यू है ना, ये फ्लोएम है, क्या है, इसमें अलग अलग सेल्स के नाम लिखे मैंने, बोलो ए सेल, बी सेल, सी सेल और डी सेल, ठीक है। आप बताइए कि जो सेल्स होती है ना, ये इन कॉमन वॉल होती है, इनमें पोर्स पाए जाते हैं, बोलो कॉमन वॉल्स पे क्या होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। और कॉमन वॉल पर जो पोर पाए जाते हैं, ज्यादा ही बड़े हो गए, कॉमन वॉल पर क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं सी पोर्स। और कॉमन प्लेट पर ये सी पोर होते हैं, या कॉमन वॉल पर पोर होते हैं, उसे कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? तो बताइए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, ये तो हो गई सीव प्लेट, जो कि कॉमन वॉल है इनकी। और यहाँ पर ये जो पोर है, इसको कहते हैं सीव पोर। अब कॉमन वॉल पे पोर होने की वजह से सारी की सारी जो सेल्स हैं, उनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो गए, हाँ या ना। अब जब साइटोप्लाज्म इनके आपस में क्या हो गए, क्या हो गए, कौन, साइटोप्लाज्म, हाँ या ना। क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम है कोई, है? पेन मांग रहे थे, दे दे भाई, पेन है तो, मांग ही लिया तो फिर इससे बड़ी चीज क्या है। तू लाया कर भाई खुद का पेन, मांग मांग के कब तक काम चलाएगा। सीव प्लेट और सीव ट्यूब का मतलब समझ गए आप? प्लेट का मतलब होता है सेल वॉल, कॉमन वॉल, और उस पर पोर, बोलो सीव पोर। तो सारी की सारी सेल्स को मिलाओ तो बोलो एक ट्यूब की तरह हो गई है, तो इसको बोलेंगे, बोलो सीव ट्यूब। क्या बोलेंगे? सीव ट्यूब होना, बोलो एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। अगर ये पोर होते ना साइड वाली वॉल्स पर, तो हर एक सेल को हम सीव सेल से जानते। किससे जानते? बोलो सीव सेल होना जिम्नोस्पर्म का करेक्टर है, और सीव ट्यूब होना एंजियोस्पर्म का। सीव सेल होना करेक्टर किसका, और सीव ट्यूब होना करेक्टर किसका? सीव सेल, सीव ट्यूब। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो सीव ट्यूब और सीव सेल्स होती हैं, ये ए न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ए न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस। अब बोलो अगर इनमें न्यूक्लियस क्या है, तो फिर बिना न्यूक्लियस को सेल का सर्वाइवल है ही नहीं। तो क्योंकि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ दी, तो यहां इनके फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? तो आप बताइए, यहां इनके फंक्शन कंट्रोल करने के लिए सेल्स होती हैं,
उन सेल्स को बोलेंगे हम कंपेनियन सेल्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बच्चा काउंटर पे आके कहता है मैंने तो सर एल्ब्यूमिनस सेल पढ़ी थी। तो फिर उसको बताओ कि भाई वो तूने जिम्नोस्पर्म में पढ़ी थी, और हम किसकी बात करते हैं? हाँ, तो जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स के साथ, सीव सेल भी ए न्यूक्लिएटेड है और उनके कंट्रोल करने के लिए सेल्स होती है एल्ब्यूमिनस। और यहां जो सेल्स हैं वो, यहां जो सेल्स हैं वो वहां जो सेल्स थी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। तो सी जो कंपेनियन सेल हैं कौन है? ये क्या करती हैं बोलो? फंक्शन कंट्रोल करती हैं किसका? सीव ट्यूब सेल्स का। हाँ या ना? तो आप बताइए, रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। एक बात और आपको समझनी है, बोलो जहां फ्लोएम होता है तो फ्लोएम के साथ कौन रहता है? इसलिए हम हमेशा वेसिकुलर बंडल पढ़ते हैं। हम हमेशा वेसिकुलर बंडल पढ़ते हैं। वेसिकुलर बंडल क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? बंडल्स। बंडल में जाइलम फ्लोएम साथ में होते हैं। बोलो फूड ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से होता है। बोलो फूड ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसलोकेशन। लेकिन जाइलम फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो फूड जाएगा किससे? उसमें हेल्प करेगा कौन? फूड जाएगा किससे? उसमें हेल्प करेगा कौन? फूड जाएगा किससे? उसमें हेल्प करेगा कौन? समझ रहे हैं बात? हाँ या ना? अच्छे से। कोई प्रॉब्लम? आप बताएं कि भाई यहां पर साथ में मीजोफिल सेल्स हैं। जैसे मीजोफिल सेल बोलो सोर्स का काम करेगी, क्योंकि मीजोफिल सेल में फूड बनता है। हाँ या ना? मीजोफिल सेल का मतलब है लीफ की वो सेल जिसमें ग्रीन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ग्रीन क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस चलेगा तो फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा। फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा। जब फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा तो बनेगा क्या? अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को सेल यूज करेगी रेस्पिरेशन में अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी ग्लूकोज को ये सेल करेगी स्टोर स्टार्च की फॉर्म में, ताकि वो जब फोटोसिंथेसिस ना कर रही हो कब तब भी कम से कम मरे ना। तो बताओ लीव्स की सेल्स फोटोसिंथेसिस दिन में करती हैं या रात में? लीफ की सेल्स फोटोसिंथेसिस दिन में करती हैं या रात में? दिन में। सही है बात या नहीं? अगर ये सेल्स दिन में फोटोसिंथेसिस करती हैं तो रात में मर जाती हैं? नहीं। बोलो दिन में जब फूड बनाती हैं तो उसको अपने लिए स्टोर करके रखती हैं। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। अब अगले नेक्स्ट बात जो हमें समझनी है वो ये कि प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है वो तो पूरा दिन बनता है, लेकिन पूरा दिन जो ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च में स्टोर थोड़ी होता है। जितना सेल को फूड स्टार्च में स्टोर करना था अपने लिए वो कर लिया, जितना रेस्पिरेशन में यूज करना था वो कर लिया। बचा हुआ मैक्सिमम ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है बोलो सुक्रोज में। मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि इसको तो हमने ट्रांसपोर्ट करवाना है। हाँ या ना? फिर बताओ कि ये सुक्रोज जाता है कंपेनियन सेल्स में। कहां पर? और कंपेनियन सेल में आएगा फिर फ्लोएम में आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि कंपेनियन सेल ही है जो रेगुलेट करती हैं सीव ट्यूब के फंक्शंस को। कंपेनियन सेल ही है जो रेगुलेट करती हैं। बोलो फूड का कंपेनियन सेल में आना फ्लोएम लोडिंग कहलाता है। और बताइए फ्लोएम लोडिंग एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है? मतलब इसमें लगेगी एनर्जी, इसमें लगेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगेगी एनर्जी। समझ रहे हैं बात? हाँ या ना? अच्छे से। पक्का? अब आप बताइए कि जब फूड
मीजोफिल सेल्स से फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स में आता है फूड, मीजोफिल सेल्स से फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स में आता है, हाँ या ना? तो आपको ये बात समझनी है कि इस प्रोसेस को हम फ्लोएम लोडिंग कहेंगे। आप मानो कि ये मान लो कंपेनियन सेल है हमारे पास या फ्लोएम की कोई सेल है, क्योंकि आप ये भी समझना कि जो सुक्रोज यहां आया है कंपेनियन सेल में, वही किस में जाएगा, सीव ट्यूब के अंदर। जब ये फूड यहां से ट्रांसपोर्ट करता है, तो जैसे मान लो ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर बोलो सुक्रोज पड़ा है, इस सुक्रोज को सेल के साइटोप्लाज्म में लाना है, ये अंदर साइटो, ये सेल बाहर, तो बोलो सुक्रोज ऐसे सीधा नहीं आ जाता, बोलो सुक्रोज मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। इसीलिए जब आपने ऑस्मोसिस वाला वो पढ़ा था ना, कीप वाला, फनल वाला, तो फनल में सुक्रोज सॉल्यूशन लिया था आपने, और नीचे जो मेम्ब्रेन ली थी उसमें से सुक्रोज नहीं निकल रहा था, केवल वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, हाँ या ना? तो वैसे ही समझा रहा हूं कि भाई सेल के साइटोप्लाज्म में बोलो H+ आयंस हैं, हाँ या ना? जिस सेल से सुक्रोज लाना है, यहां जहां से हमें सुक्रोज लाना है, वहां पर H+ आयंस को बाहर निकाला जाता है। अब बताओ कि बाहर H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, और अंदर H+ आयन क्या है? अब अगर अंदर H+ कम है तो पीएच, और बाहर H+ कम है तो पीएच, सही है, हाँ या ना? अब H+ आयन जब जा कहां रहे हैं, तो बताइए कि यहां बाहर जाने में पंप प्रोटीन काम करेंगी, जिसमें क्या लगेगी, क्या लगेगी, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हो H+ के लिए, अगेंस्ट द, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हो, किसके लिए, किसके लिए, कैसे जा रहे हो? अब आप सोचो, अगर आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हो, तो बाहर H+ क्या है, अंदर क्या है? तो बोलो यहां से H+ चल पड़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, चल पड़ेंगे। जब ये H+ आयन यहां फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आएंगे, तो साथ में सुक्रोज भी लाएंगे, बोलो सिम्पोर्ट। एक ही प्रोटीन से जब दो मॉलिक्यूल एक साथ निकलते हैं, दो सब्सटेंस एक साथ निकलते हैं, तो सिम्पोर्ट होता है, हाँ या ना? याद रखिए कि जो शुगर्स हैं, कौन कौन, ये मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस, मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस, मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस, अगर डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकती तो कैसे क्रॉस करेगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जब H+ आयन आएंगे ना अंदर, तो साथ में कौन आएगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या सुक्रोज अंदर आने में एनर्जी खर्च कर रहा है? नहीं नहीं, सुक्रोज को अंदर लाने में ओवरऑल प्रोसेस एक्टिव है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए फ्लोएम लोडिंग प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हालांकि सुक्रोज अंदर आने में एनर्जी खर्च नहीं करती, एक चीज। दूसरा, फूड अंदर ला रहे हो ना फ्लोएम के, तो अंदर H+ कम रखोगे या ज्यादा? कम रखोगे, ताकि बाहर से जब H+ अंदर आए ना फ्लोएम में, तो साथ में क्या लाएं? तो बताओ फ्लोएम की पीएच ज्यादा होगी या कम? फ्लोएम में H+ तो पीएच। ऐसा मैं आपको नहीं पढ़ाता अगर आप मेरे से 2017 से पहले पढ़ रहे होते तो, क्योंकि 2016 में नीट शुरू हुआ, उस साल कहा गया कि नीट नहीं होना चाहिए, नीट नहीं होना चाहिए, 16 में, 17 के अंदर दोबारा AIPMT हुआ, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन था ये कि फ्यू ड्रॉप्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्लोएम सैप, ऐसे करके पूरी कहानी थी, और पूछा केवल इतना था कि उस फ्लोएम सैप की पीएच बताओ कितनी है। ऑप्शन में था एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल, ऐसे करके। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? एल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच होगी, क्योंकि अंदर H+ क्या रखे जाएंगे, कम रखे जाएंगे। आपको सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कलाइन फ्लोएम की पीएच जो है वो बेसिक होती कैसे है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि फ्लोएम लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, हालांकि सुक्रोज अंदर आने में एनर्जी खर्च नहीं करता, लेकिन सुक्रोज को अंदर लाने में एनर्जी खर्च होती है, इसलिए फ्लोएम में H+ आयंस क्या रखे जाते हैं, कम रखे जाते हैं, ताकि जब H+ आयंस का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो तो साथ में फूड भी ट्रांसपोर्ट कर जाए। ठीक है बात या नहीं?
हमारा ये टॉपिक 20 से 25 मिनट का बाकी है अभी। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट समझाऊंगा, 2 बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा, एक एनसीईआरटी से एक्सपेरिमेंट है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। 20 से 25 मिनट में हम ये टॉपिक क्या कर देंगे, फिर हम मिनरल न्यूट्रिशन शुरू करेंगे कल। ठीक है, कल मिलते हैं फिर आपसे। इस वीक में प्लांट फीज हो जाएगी हमारी पूरी।